India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केंद्र ने एसिड अटैक पीड़ितों को रेल यात्रा में रियायत देने की दी सहमति। इलाज के लिए यात्रा में विशेष सुविधा मिलेगी। आपातकालीन यात्रा कोटा देने पर भी सहमति बंदी। केंद्र 6 सप्ताह में नीति तैयार करेगा। बिजली से मौत या चोट पर बिजली कंपनियों की सख्त जवाबदेही तय हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बिना अपवाद वाला पूर्ण दायित्व मानने से किया इनकार। राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। 17 अगस्त को प्रधान न्यायाधीश की पीठ करेगा सुनवाई। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के आरोप पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार से मांगा जवाब। याचिकाकर्ता बोले 4000 मस्जिदें प्रभावित। कोर्ट ने मांगी विशिष्ट घटनाओं की जानकारी। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने एसिड अटैक पीड़ितों के लिए रेलवे यात्रा में रियायत देने की नीति बनाने पर सैद्धांतिक सहमति जताई है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से उन्हें इलाज के लिए यात्रा करने में मदद करना है। सीजीआई सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ एसिड अटैक पीड़ितों को रेलवे यात्रा में रियायत और आरक्षण का लाभ देने की मांग वाली अतिजीवन सोसाइटी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि कानून के तहत एसिड अटैक पीड़ितों को पहले ही दिव्यांग व्यक्तियों के रूप में मान्यता प्राप्त है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को सामाजिक कल्याण उपाय के तौर पर भी देखा जा सकता है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे ने बताया कि केंद्र सरकार दिव्यांग श्रेणी के तहत अलग रियायत देने के बजाय मौजूदा मरीज श्रेणी के तहत ये सुविधा देने का प्रस्ताव कर रही है। दवे ने कहा कि सरकार दिव्यांग श्रेणी के तहत ये लाभ देने को लेकर आशंकित है, क्योंकि इससे अन्य दिव्यांग श्रेणियों के लोगों की ओर से इसी तरह की रियायत की मांग उठ सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि एसिड अटैक पीड़ितों को चिकित्सा उपचार के लिए यात्रा करनी पड़ती है, इसीलिए केंद्र उन्हें ये सुविधा देने के लिए तैयार है। हालांकि दवे ने दोहराया कि केंद्र की चिंता ये है कि दिव्यांग व्यक्तियों की एक श्रेणी को रेलवे रियायत देकर अन्य श्रेणियों को इससे बाहर नहीं रखा जा सकता है। इसके बाद सीजीआई सूर्यकांत ने सुझाव दिया कि इस लाभ को एसिड अटैक पीड़ितों के लिए सामाजिक कल्याण योजना के हिस्से के रूप में तैयार किया जा सकता है। अतिजीवन सोसाइटी के वकील ने एसिड अटैक पीड़ितों के लिए आपातकालीन यात्रा कोटा देने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि इलाज की जरूरत के आधार पर पीड़ितों को कई बार तत्काल यात्रा करनी पड़ सकती है। समय पर इलाज नहीं मिलने की स्थिति में इसका गंभीर असर हो सकता है। साथ ही सीजीआई सूर्यकांत ने इस सुझाव से सहमति जताते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था भी शामिल की जानी चाहिए। इसके बाद दवे ने प्रस्तावित रेलवे रियायत की शर्तों और तौर तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए समय मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नीति तैयार करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया। केंद्र सरकार ने ये भी सहमति जताई कि अदालत में नीति दाखिल करने से पहले उसका प्रस्ताव अतिजीवन सोसाइटी के साथ साझा किया जाएगा, ताकि संगठन उस पर अपने सुझाव दे सके। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि करंट लगने से होने वाली मौत या चोट के मामलों में बिजली प्राधिकरणों पर सख्त दायित्व तय किया जा सकता है, लेकिन इसे बिना किसी अपवाद वाला पूर्ण दायित्व नहीं माना जा सकता है। पीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट की एकल पीठ और डिवीजन बेंच के उन आदेशों को रद्द कर दिया जिनमें करंट लगने से हुई मौतों के लिए कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन पर पूर्ण दायित्व डाला गया था। ये फैसला करंट लगने की 2 घटनाओं से जुड़े मामलों में आया है।
इनमें एक व्यक्ति की मौत 11 kV ट्रांसमिशन लाइन के संपर्क में आने से हुई थी। वहीं दूसरी तरफ व्यक्ति को क्रिकेट की गेंद निकालने की कोशिश के दौरान 66 kV लाइन के संपर्क में आने से गंभीर चोटें आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि करंट लगने के मामलों में पूर्ण दायित्व के बजाय सख्त दायित्व लागू होना उचित है। अदालत ने कहा कि बिजली का प्रसारण निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से खतरनाक गतिविधि है। अदालत ने कहा कि बिजली प्राधिकरण अपनी गलती न होने के बावजूद घायल या मृतक को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होंगे, बशर्ते मामले में सख्त दायित्व के नियम के तहत लागू कोई अपवाद मौजूद न हो। सख्त दायित्व के सामान्य नियम के तहत यदि कोई व्यक्ति अपने परिसर में ऐसी वस्तु रखता या लाता है जिससे नुकसान होने की संभावना हो और वो वस्तु बाहर निकल जाती है तो उसके कारण होने वाले सभी स्वाभाविक परिणामों के लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार होता है। इसके विपरीत पूर्ण दायित्व ऐसा दायित्व है जिसमें किसी भी अपवाद की गुंजाइश नहीं होती। सरल शब्दों में कहें, जिस व्यक्ति या उद्यम पर पूर्ण दायित्व लगाया गया है वो परिस्थितियों या तथ्यों की परवाह किए बिना जिम्मेदार होगा। पूर्ण दायित्व का सिद्धांत मुख्य रूप से ऐसे उद्यमों में पर लागू होता है जो स्वभाव से खतरनाक या जोखिम पूर्ण गतिविधियों में लगे हो और उस गतिविधि के दौरान हुए हादसे से किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा हो। इस मामले में दिल्ली स्थित श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर की औद्योगिक इकाई से ऑलियम गैस का रिसाव हुआ था जिससे आसपास के लोगों के जीवन को खतरा पैदा हुआ था। मौजूदा मामले में करंट लगने से हुई मौत के लिए मुआवजे की मांग को लेकर हाई कोर्ट में रीट याचिकाएं दाखिल की गई थी। हाई कोर्ट ने तथ्यों से जुड़े विवादों को नजरअंदाज करते हुए याचिकाओं को स्वीकार किया था और दावेदारों को मुआवजा दिया था। अदालत ने कहा था कि मामले में तथ्यों से जुड़े विवादित प्रश्न मौजूद हैं, इसीलिए मुआवजे की मांग वाली रीट याचिका हाईकोर्ट में सुनवाई योग्य नहीं थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की मल्टीप्लायर पद्धति लागू करने पर भी आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार कर ली और संबंधित पक्षों को कानून के तहत उपलब्ध वैकल्पिक उपायों के जरिए उचित मंच के समक्ष जाने की स्वतंत्रता प्रदान की। मामले की ज्यादा जानकारी देंगे इंडिया लीगल रिसर्चर ओजस श्रीवास्तव। नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस रेखा एंड अदर्स केस पर सुनवाई हुई। ये केस जस्टिस संजय करोल और जस्टिस कोटेश्वर सिंह की बेंच के सामने प्रस्तुत हुआ। इस केस में इलेक्ट्रिक शॉक के 2 इंसिडेंट्स हुए। पहले इंसिडेंट में 11 किलोवाट के लाइन के कांटेक्ट में आने से डेथ हुई। दूसरे इंसिडेंट में 66 किलोवाट के लाइन के कांटेक्ट में आने से सीरियसली इंजरी हुई। कर्नाटका हाई कोर्ट ने विक्टिम्स को कंपनसेशन दिया था, जिसके अगेंस्ट केपीटीसीएल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर केस के फैक्ट्स को लेकर कंफ्यूजन या डिस्प्यूट हो तो आर्टिकल 226 के अंडर रिट पिटीशन जनरली सही तरीका नहीं है, क्योंकि फैक्ट्स को एविडेंस के साथ देखना जरूरी है। बेंच ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एक डेंजरस एक्टिविटी है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हो सकती है और हर केसेस में नेग्लिजेंस प्रूव करना जरूरी नहीं है। लेकिन कोर्ट ने क्लियर किया कि ये एब्सोल्यूट लाइबिलिटी नहीं है। कुछ सिचुएशंस में इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी लाइबिलिटी से बच सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने केपीटीसीएल की अपील अलाउ कर दी और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को सेट असाइड कर दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगा दी जिसमें साइबर फ्रॉड में 20 लाख रुपए गंवाने वाले सरकारी स्कूल शिक्षक को पुलिस जांच का खर्च वहन करने को कहा गया था। जी हां, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ शिक्षक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। शिक्षक ने हाई कोर्ट द्वारा 2 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज करते समय की गई कुछ टिप्पणियों को चुनौती दी थी। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा था कि साइबर धोखाधड़ी शिक्षक के लालच के कारण हुई। अदालत ने कहा था कि शिकायतकर्ता एक सरकारी शिक्षक है जिसकी मासिक आय 80,000 रुपए से ज्यादा है। इसके बावजूद अधिक रिटर्न के लालच में उसने आरोपियों को 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। सुनवाई के दौरान शिक्षक के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के कुछ पैराग्राफ पर उन्हें आपत्ति है। इन्हीं टिप्पणियों के आधार पर जांच में हुआ खर्च शिकायतकर्ता से वसूलने का निर्देश दिया गया था। दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। हाईकोर्ट चाहता था कि अपनी ही भूल की कीमत आप चुकाए। ये मामला जनवरी 2026 में दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ा है। आरोपियों पर एसबीआई लाइफ बीमा पॉलिसी के नाम पर शिक्षक से धोखाधड़ी करने और कई लेनदेन के जरिए करीब 20 लाख रुपए हासिल करने का आरोप है। 24 जून के अपने आदेश में राजस्थान
हाईकोर्ट ने कहा था कि अधिकांश साइबर अपराधों के सफल होने के पीछे शिकायतकर्ता जैसे लोगों का लालच होता है। अदालत के अनुसार असामान्य रूप से अधिक रिटर्न या लावारिस धन मिलने की उम्मीद में लोग ऐसे जाल में फंस जाते हैं। हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसे मामलों की जांच के लिए राज्य को अपनी मशीनरी इस्तेमाल करनी पड़ती है, लेकिन ऐसी जांच में बहुमूल्य सार्वजनिक धन खर्च नहीं किया जा सकता जो प्रथम दृष्टया लोगों के लालच के कारण हुए हों। इसके बाद हाईकोर्ट ने संबंधित पुलिस अधीक्षक को मामले की जांच में हुए खर्च की गणना करने और वो राशि शिक्षक से वसूलने का निर्देश दिया था। अदालत ने यह भी कहा था कि वसूल की गई राशि राजस्थान पुलिस कल्याण कोष में जमा की जाए। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षक के वकील ने दलील दी कि इस तरह के आदेश साइबर फ्रॉड के पीड़ितों को पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने से हतोत्साहित कर सकते हैं। वकील ने कहा कि यदि ऐसी मिसाल कायम होती है तो ऐसे मामलों में कोई भी व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आएगा। दलीलों पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के विवादित पैराग्राफ में की गई टिप्पणियों पर रोक लगा दी। अदालत ने राजस्थान सरकार और अन्य निजी पक्षों से जवाब भी मांगा है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के विभिन्न आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मामले की सुनवाई 17 अगस्त को प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जौ माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है। राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका के साथ एक अलग ट्रांसफर पिटीशन भी दायर की है। मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय को बीजेपी कार्यकर्ता एस ब्रिगेश शिशिर द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच और सत्यापन करने का निर्देश दिया था। शिशिर ने राहुल गांधी और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से ज्यादा संपत्ति रखने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। पिछले महीने हाईकोर्ट ने सीबीआई को अपनी जांच की प्रगति का विवरण देते हुए नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। सीबीआई की ओर से दाखिल जवाब पर असंतोष जताते हुए हाईकोर्ट ने 20 जुलाई के आदेश में कहा था कि सीबीआई का जवाब पहले दिए गए आदेश के अनुरूप काउंटर एफिडेविट नहीं लगता। अदालत ने यह भी कहा था कि सीबीआई द्वारा की गई जांच की प्रगति को समझ पाने में असमर्थ है। न्यायमूर्ति बृजराज सिंह और न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने यह भी कहा था कि ईडी ने आवश्यक कदम उठाए हैं और यदि जांच में कार्रवाई योग्य सामग्री सामने आती है तो वो कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है। हाईकोर्ट ने मामले को उसी पीठ के समक्ष पार्ट हर्ड मामले के रूप में जारी रखने और 20 अगस्त को सूचीबद्ध करने का भी निर्देश दिया था। राहुल गांधी ने अब इन निर्देशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। एक अन्य लंबित याचिका में शिशिर ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की है। इसमें आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता ने भारतीय नागरिकता कानूनों का उल्लंघन किया है और उनके पास भारतीय पासपोर्ट के अलावा ब्रिटिश पासपोर्ट भी था। इस मामले में हाईकोर्ट ने शुरुआत में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। हालांकि बाद में न्यायाधीश ने उस आदेश पर रोक लगा दी और मामले से खुद को अलग कर लिया। ये कदम शिशिर द्वारा मामले में संबंधित सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किए जाने के बाद उठाया गया था। ये मामला भी फिलहाल हाईकोर्ट में लंबित है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 अगस्त को गुरु तेग बहादुर अस्पताल में 400 वेंटिलेटर और 910 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस्तेमाल के बिना पड़े होने पर हैरानी जताई। अदालत को बताया गया कि ये उपकरण कोविड-19 महामारी के दौरान खरीदे या दान किए गए थे, लेकिन अब जरूरत से ज्यादा होने के कारण स्टोर में रखे गए हैं। साथ ही दिल्ली के 26 सरकारी अस्पतालों में भी बड़ी संख्या में जरूरी चिकित्सा उपकरण बेकार पड़े हैं। पीठ ने यह भी पाया कि जीटीबी अस्पताल की ईसीजी मशीन खराब है और रिपोर्ट में किसी अन्य ईसीजी मशीन का उल्लेख नहीं है। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में कैंसर की जांच और इलाज के लिए खरीदे गए कई जरूरी उपकरण भी इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल और चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान में लगभग सभी उपकरणों के निष्क्रिय होने की जानकारी सामने आई। राज्य सरकार ने उपकरणों के इस्तेमाल न होने की प्रमुख वजह तकनीकी रूप से योग्य कर्मचारियों की कमी बताई। कुछ उपकरणों में जरूरी
एक्सेसरीज या मुख्य घटक भी मौजूद नहीं है। अदालत ने भारी निवेश के बावजूद जरूरी उपकरणों के निष्क्रिय पड़े रहने पर सवाल उठाया। हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और सेवा विभाग के सचिवों को 17 अगस्त को 26 अस्पतालों के अधिकारियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया। बैठक में कर्मचारियों की कमी, अनुपयोगी उपकरण हटाने, उपकरणों का पुनर्वितरण, भर्ती की समय सीमा और निर्माताओं से समन्वय पर चर्चा होगी। यहां तक कि अदालत ने 38 अस्पतालों में ऑडिट निष्कर्ष साझा करने और आईसीयू बेड संबंधित CATS हेल्पलाइन और प्रस्तावित रेफरल कोऑर्डिनेटर की भूमिका पर दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार से निर्देश लेने को कहा जिसमें आरोप लगाया है कि पुलिस अधिकारी राज्य भर की मस्जिदों में अजान के लिए इस्तेमाल होने वाले लाउडस्पीकर हटाने का दबाव बना रहे। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि इससे करीब 4000 मस्जिदें प्रभावित हुई हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तपाव्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति अतारूप बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि याचिका में कथित घटनाओं का कोई विशिष्ट विवरण नहीं दिया गया है। अदालत ने सवाल किया कि जब किसी खास मामले या घटना की जानकारी ही नहीं है तो पुलिस को लाउडस्पीकर हटाने से रोकने वाला अंतरिम आदेश कैसे लागू किया जा सकता है। यहां तक कि याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बंदोपाध्याय ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी मस्जिदों में जाकर लाउडस्पीकर हटाने के लिए कह रहे हैं, जबकि राज्य सरकार की ओर से ऐसा कोई लिखित आदेश या सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल निर्धारित डेसिबल सीमा और तय समय सीमा के भीतर किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। वकील ने स्पष्ट किया कि विवाद अजान को लेकर नहीं बल्कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर है। दूसरी ओर राज्य के एडवोकेट जनरल ने याचिका में किसी विशिष्ट पुलिस अधिकारी, मस्जिद या घटना का विवरण नहीं होने पर सवाल उठाया। अदालत के निर्देश पर उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्हें राज्य सरकार से आवश्यक निर्देश लेने होंगे। अदालत ने कहा कि आरोप पूरे पश्चिम बंगाल से संबंधित है, इसलिए किसी भी व्यापक या अंतरिम आदेश से पहले वास्तविक स्थिति स्पष्ट करना जरूरी है। यहां तक कि याचिकाकर्ता ने कम से कम हुगली जिले में अंतरिम राहत देने की मांग की, लेकिन अदालत ने तत्काल कोई आदेश पारित नहीं किया। मामले की सुनवाई मंगलवार को आगे जारी रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कई जरूरी कानूनी सवाल तय किए जिन पर वो अभिनेता अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या बच्चन की ओर से इंटरनेट पर उनके बारे में भ्रामक जानकारी फैलाई जाने को लेकर दायर मुकदमे में विचार करेगा। अदालत ने आराध्या बच्चन की याचिका में विचार किए जाने वाले कुछ कानूनी सवाल तय किया। अदालत ने ये जांचेगी कि अगर किसी परिवार के नाम को ट्रेडमार्क से जुड़ी प्रतिष्ठा के समान माना जाए तो उस परिवार के नाम की प्रतिष्ठा कितनी पीढ़ियों तक लागू रह सकती है। अदालत ये भी देखेगी कि बेहद आपत्तिजनक या गंभीर फर्जी खबरें या क्या बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन मानी जा सकती है। अगर ऐसा है तो किस प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लंघन होगा। इसके अलावा अदालत ये सवाल भी देखेगी कि मानहानि यानी बदनामी या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कानूनी अवधारणा को बौद्धिक संपदा अधिकारों की स्थापित अवधारणा के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। साथ ही आराध्या बच्चन ने अपने पिता अभिषेक बच्चन के माध्यम से 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने कई यूट्यूब चैनलों और अज्ञात लोगों यानी जॉन डो के खिलाफ मुकदमा दायर कर ऐसा कंटेंट प्रकाशित करने से रोकने की मांग की थी जिससे बच्चन परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता हो, उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक होती हो या जो मानहानिकारक हो। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.